हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हिमांशु राज आनंद आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल HR आनंद में। तो पिछले लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने बात किया था सिलेबस के बारे में, उसमें साउंड का इशू आप लोग को बहुत ज़्यादा रहा था। तो मैंने इस पर ध्यान दिया है कि साउंड का हल्का सा भी आप लोगों को दिक्कत ना हो, अच्छे से मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, और मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट अब से ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बोल रखा था कि हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर, और हमारा पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो मैंने आपको जैसा कल भी बताया था कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें थी पहले, बट जब इसे NCERT को दोबारा से इन्होंने रेशनलाइज़ किया तो बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया, और वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे तो वो तो अब NCERT जाने। बट चिंता करने की कोई बात नहीं, हमें बहुत कम पढ़ना है, तो ये 2 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग इस चैप्टर का 50% टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें, समझने वाली चीज़ें हैं, थोड़ी बात करने वाली चीज़ें हैं, ऐसे ही मजाक वाला चैप्टर है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका NCERT बुक है, आप अपने अपने बुक्स को ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है और नहीं है तो आप नियर बाय कहीं भी शॉप से आप परचेज कर सकते हैं NCERT, या फिर आपको स्कूल भी प्रोवाइड करती है आई थिंक। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात की द लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इट मीन, क्या ये बोलना क्या चाहता है ये चैप्टर। द लिविंग, लिविंग मतलब जो जीवित है, और वर्ल्ड यानी कि दुनिया, तो जीवों की दुनिया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं एक एक लाइन आपको इंग्लिश में पहले बोलूँगा, मतलब रीड करूँगा, उसके बाद आपको उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में अच्छे से समझाऊँगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा, सारे डिफिनेशंस प्रोवाइड करूँगा, और इसके जितने भी नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो ज्वाइन कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप कर सकते हो। आपको अगर नहीं पता कि कैसे ज्वाइन करना है टेलीग्राम, तो मैंने उस पर एक शॉर्ट भी अपलोड किया था यूट्यूब पे, और पिछले वीडियो से भी आप थोड़ा हिंट ले सकते हो। आप सिंपली वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलो बहुत हो गई मजाक की बातें, चलो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहली बात की हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारे आसपास बहुत सारे तरह के जीव हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, fresh water lakes, desert और hot spring, leaves us speechless। हम लोग जहाँ पे रहते हैं घर में, वहाँ पे हमारे पास पानी है, वी हैव वाटर, हमारे पास खाना है, हमारे पास रहने के लिए जगह है, खेलने के लिए जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हमारे आसपास जो ऐसी भी जगहें हैं, जैसे में कोल्ड माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, डेसिडवस फॉरेस्ट, जैसे में आप साउथ इंडिया में देख सकते हो, ओशियंस यानी कि समुद्र, जितने भी लेक्स हैं, और डेजर्ट्स जहाँ चारों तरफ सिर्फ रेत और रेत होता है, जैसे राजस्थान में, हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे गर्म पानी का कुंड होता है। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपने सूर्य कुंड का भी नाम सुना होगा आई थिंक। तो ये हमें स्पीचलेस छोड़ देता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते इन चीज़ों के बारे में, कि ऐसे कंडीशन में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मतलब जो आँखों से नहीं देखे जा सकते, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। और इस कंडीशंस में जहाँ हम नॉर्मल ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना हमें स्पीचलेस एक तरह से कर देता है, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। द ब्यूटी ऑफ गैलपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग सार्क्स इवोक्स अवे अ डीप ऑफ सेंस ऑफ वंडर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सार्क्स हो गए, डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब एक तरह से ये सपनों की दुनिया है पृथ्वी हमारी, अगर अच्छे से इसको समझा जाए तो। The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside cell make us deeply reflect on what indeed is life। तो आपको आगे के चैप्टर्स में जब पढ़ाया जाएगा, तो ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा आगे आगे चैप्टर से लिंक है, चिंता करने की बात नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया है, आप अगर 10th में सेल पढ़ाया आपने, तो हम लोगों ने देखा था कि सेल जो होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें एक तरह से स्पीचलेस कर देता है, फिर हम इसके बारे में समझ नहीं पाते यार, आश्चर्य में रह जाते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग। सबसे पहली बात कि लिविंग है क्या, जीवित चीज़ें हैं क्या, जीव है क्या, इज अपोज टू द नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। आपने बचपन में लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। And the second is a philosophical one, and six answered what the purpose of life is. As scientists will not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living। दूसरा बात है कि एक फिलोसफिकल चीज़ भी है और एक है कि क्या लिविंग है। तो 2 क्वेश्चन हमें NCERT पूछती है कि पहली बात तो लिविंग क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज़ लिविंग।
फिलोसफिकल व्यू में हम लोग को नहीं जाना, जो कि क्या बोलता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, अपने जीवन में आपको करना क्या है, आपका पर्पस क्या है जीने का। इस चीज़ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग है क्या, जीव है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए, इफ़ यू लुक अराउंड, सबसे पहली बात हमारे ये 1.1 टॉपिक शुरू हो गया, वो इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग यहाँ से डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी मतलब कितने तरह के जीव हमारे आसपास पाए जाते हैं, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास पाए जाएंगे जो लिविंग है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पॉटेड प्लांट्स है, इंसेक्ट है, बर्ड है, पेट्स है, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम आप अपने आसपास में देखोगे तो आपको बहुत सारे कीड़े मिलेंगे, बर्ड्स यानी कि पक्षियाँ मिलेंगी, गाय, घोड़ा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, राइट। कितना उसमें हम नाम लेते जाएं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई। मतलब ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको आप अपने आँखों से नहीं देख सकते हो। उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। एंड उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लोग डायरेक्टली अपने आँखों से नहीं देख सकते, बट दे ऑल आर अराउंड अस। अगर आपने सुना होगा तो कोरोना के टाइम हम लोगों को बोला जाता था कि भाई हाथ हर 20 मिनट में या फिर हर 2 मिनट में धोते रहना है। इससे क्या होता है कि अगर आप अपने हाथ को माइक्रोस्कोप में देखेंगे देन यू विल सी कि आपके हाथ में इतने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने तरह के बैक्टीरिया है, वायरसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आँखों से क्लियरली नहीं देख सकते, बट वो आपके हाथ पे हैं। वो इतने छोटे हैं कि हम लोग उसे देख नहीं सकते, राइट। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. आप जितना एरिया बढ़ाते जाओगे किसी चीज़ को देखने का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप झारखंड में रह रहे हो फिलहाल मान लेते हैं, ठीक है, तो झारखंड में जितना भी आप ऑर्गेनिजम्स देखोगे, यहाँ पे शेर है, बाघ है, जो भी है। अब आप झारखंड से कहीं बाहर जाते हो, साउथ के कंट्रीज़ में साउथ के स्टेट्स में जाते हो या फिर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हो, तो जितना आप अपना एरिया बढ़ाते जाओगे, देखने का नज़रिया बढ़ाते जाओगे, आपको उतने तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते जाएंगे, राइट। ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है। Obviously, you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kinds of plant, animal, or organism that you see represents a species. ये जो वर्ड हमें बोला है स्पेसीज़ का, इसके बारे में थोड़ा आपसे बात करूंगा मैं, कि हमें बोलता है कि अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हो, जंगल में जाते हो, यू विल प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप अपने घर में हो तो आप अपने आसपास की चीज़ों को जानते हो कि भाई घर में हम लोग गाय को रखते हैं, कहीं कहीं जगह बकरियां रखी जाती हैं, तो वो सब हम लोगों ने देख रखा है। बट अगर आप जंगल में जाते हो तो आपको नई चीज़ें देखने मिलती हैं, नई तरह के जानवर देखने मिलते हैं, नई तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, नई तरह के पक्षियाँ देखने को मिलती है। वही हमारा एनसीईआरटी यहाँ पे बोलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज। अब इन हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल ऑर्गेनिज्म को, हर एक को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, और इन सब के नाम को अगर हम लोग डिनोट करें तो उसको स्पीसीज से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग भी एक स्पीसीज़ हैं, हम लोग का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। इसके बारे में हम लोग को आगे बात करना है इसी चैप्टर में। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to the biodiversity. ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, बट फिर भी पूछा जा सकता है। ये द नंबर ऑफ, एक सेकेंड सॉरी, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज, ये जो है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। आप सोच सकते हो कि 1.7 टू 1.8 मिलियन कितना ज़्यादा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इंडियन करेंसी में, अगर बोल सकते हो तो 1.7 टू 1.8 मिलियन बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतने स्पीसीज़ हमारे अराउंड अस हैं। अभी साइंटिस्टों का बोलना है कि भाई इससे भी ज़्यादा है, अभी तक हम लोगों ने इतना खोजा है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, आप अपने बुक्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे। पहले तो मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ बोर्ड को यहाँ पे, सॉरी। ये डिफिनेशन आपको एग्जाम में ये कंफर्म पूछेगा। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज between 1.7 to 1.8 million. This refers to the biodiversity
और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पर आप फोकस करोगे, यहाँ से यहाँ तक अपने बुक में अंडरलाइन करोगे, अपने कॉपी में आप लोग नोट करोगे दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज, जो हम लोगों को पता है, जिसको हम लोग 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आगे बात करते हैं। टाइप ऑर्गेनिज्म यहाँ तक हो गया। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। आप जहाँ भी रहते हो उससे आप ज़्यादा कुछ मत करो, घर से बाहर निकलो, किसी आसपास के जंगल में चले जाओ, कहीं आसपास दूर चले जाओ, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो पेड़ हैं वो आपके घर के आसपास से अलग हैं। जितना मैंने पहले भी इसके बोला कि भाई एनसीईआरटी फिर से वही बात बोल रही है कि न्यू एरियाज़ को डिस्कवर करोगे, न्यू एरियाज़ पे जाओगे तो वहाँ आपको, या फिर उस पुराने जगहों पे जाओगे तो आपको न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ न्यू ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करोगे, मतलब पहचानोगे। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। हमने देखा कि 1.7 से 1.8 मिलियन हम लोगों ने स्पेसीज अभी तक ढूंढ रखे हैं। ठीक है, वही हमारा एनसीईआरटी बोल रहा है। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लांट और एनिमल को अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ किसका, परास, आप लोग जानते होंगे पलास, जो हम लोग का राजकीय फूल भी है झारखंड का, ठीक है, उसके बारे में। तो वो हम लोग कुछ बोलते हैं, बाहर आउटर कंट्रीज़ में कुछ बोलते होंगे लोग, ठीक है। These local names would vary from place to place, ये नाम वेरी करेगा even within a country. Probably you will recognize the confusion that will be created if you did not find ways to means to talk to each other to refer the organism we are talking about. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी? अगर मैं बोलूँ, जैसे गुपचुप का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा। हम लोग गुपचुप बोलते हैं, कहीं इसको बतासे बोले जाते हैं, कहीं फोक्चा बोलते हैं लोग, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज़न होगा। अगर मैं मान लो झारखंड में, तो ठीक है भाई, मैं महाराष्ट्र चला गया या फिर कहीं गुजरात चला गया, दूसरे स्टेट्स में चला गया, वहाँ जाके मैंने बोला कि भाई गुपचुप खिला दो, वो बोलेगा भाई गुपचुप क्या होता है, कन्फ्यूज़न होगा। वही एनसीईआरटी बोलता है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग नाम रख दिया, अपने हिसाब से हम लोगों ने नाम ढूंढ दिया। पपीता हम लोग बोलते हैं, कहीं और कुछ लोग बोलते होंगे, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा साइंटिस्ट्स के बीच में भी, हम लोग कॉमन मैन्स के बीच में भी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। स्टैंडर्डाइज कट प्रीवियस 5 सेकेंड। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नाम बनाया जाए जो कि सब जगह वैलिड हो, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को सेट किए ताकि वो इन ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग करें। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि एक गुपचुप को हर जगह गुपचुप ही बोला जाए, या फिर उसका एक स्पेसिफिक हम लोग नाम दे दें कि हर जगह उसको बतासा ही बोला जाए। इस चीज़ को आप बोल सकते हो नॉमेनक्लेचर, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होगा। नॉमेनक्लेचर जो होगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होगा। ये जो नाम इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होगा, ठीक है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism is the name is attached to. This is identification. तो nomenclature करने से पहले, किसी भी चीज़ का नामकरण करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि वो ऑर्गेनिज्म है कैसा, उसके बारे में मुझे क्या क्या पता है, क्या सोच कर नाम रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चों का नामकरण होता है तो सबसे पहली बात तो वो लड़का है या लड़की है, उसके हिसाब से नाम रखना होगा। तो उसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म का जब आप लोग नाम रखोगे तो आपको उसके बारे में कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करना होगा, सोचना होगा कि किस प्रकार से इसका नाम रखें कि साइंटिस्ट इसके नाम को देख के कुछ ना कुछ उससे समझ जाएं कि हाँ ये इस रीजन से बिलोंग करता है, इस साइंटिस्ट ने इस स्पीसीज़ को ढूंढा था। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन, कि क्या है वो प्लांट, वो स्पीसीज जो आपने ढूंढा वो क्या है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उस चीज़ का पहचान करना। उसके बाद जब तुम पहचान लोगे कि यार वो लड़का है लड़की है, फिर तुम उसके हिसाब से उसका नामकरण करोगे, दैट इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। सेम हम लोग बायोलॉजी में भी स्पीसीज के बारे में करेंगे, राइट। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मैं एक बार सब चीज़ अभी तक हम लोगों ने जो जो देखा, मैं उसको एक बार शॉर्ट में सब चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा?
सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया, वहाँ पे हम लोग ने देखा कि आसपास हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, स्पीसीज़ पाए जाएंगे, लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद में हम लोगों ने बात किया व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने आपको बोला भी कि इसका जो डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया, द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, द नंबर ऑफ स्पीसीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस फॉर 1.7 to 1.8 मिलियन जो कि है। ये डिफिनेशंस आप लोग को पूछा जा सकता है, यू शुड रिमेंबर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोगों ने बात किया कि भाई नॉमेनक्लेचर करने से पहले वी हैव टू डू आइडेंटिफिकेशन, हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन पहले करना होगा, उस चीज़ को पहचानना होगा, तब तो उसके हिसाब से उसका नामकरण करेंगे। ऐसे ही थोड़ी नाम रख देंगे किसी बच्चे का। अब पता चला लड़के का नाम तुम्हें लड़की के नाम से रख दिया, लड़की का नाम तुम्हें लड़के के नाम से रख दिया, तो कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को सेट किया, एक स्पेसिफिक कंपनी तुम बोल सकते हो बनाई हम लोगों ने, जो कि इस नामकरण के पीछे इन्वॉल्व रहेगा, नामकरण करेगा, नए भी जितने स्पीसीज़ खोजे जाएंगे उसके हिसाब से। जिसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं दूं तो वो होगा ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। इन सब चीज़ों का डिफिनेशन और साथ में फुल फॉर्म आपको नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और चैप्टर में अगर ये डिलीट नहीं हुआ होगा तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा इसके बारे में, राइट। चलिए वापस चलते हैं अपने NCERT पे। देखो, in order to facilitate the study, the number of scientists have established procedures to assign the scientific name to each known organism. Scientific name assign करने के लिए हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मैंने आपको बोला पहले भी। और देखो मैंने जो अभी तुमको बोला ना ICBN, ICZN, वो सब आ गया ना। देखो सॉरी ये कट गया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। मैंने अभी आपको यही बोल रहा था, मैं अभी आपको यही बता रहा था कि ICBN जो है वो बोटानिकल नोमेनक्लेचर में इन्वॉल्व होगा, पेड़ पौधों के बारे में ये इन्वॉल्व होगा, इसका नामकरण करेगा पेड़ पौधों का ICBN। तो यहाँ से जो आपको मिलेंगी, सबसे पहली बात तो आपको मिला ICBN, इसका आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, राइट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। सिंपली अगर हम लोग देखें कि यार प्लांट्स का हो गया, अब एनिमल्स का कौन करेगा, तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट उसको बोलते हैं जो टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्व होता है। इसके बारे में आगे आपको तुरंत बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक यही है। हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN को उन्होंने बनाया ताकि एनिमल्स का भी नामकरण किया जा सके। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही स्पेसिफिक नाम हो, जिससे हर एक साइंटिस्ट को समझ में आए कि दूसरा साइंटिस्ट दूसरे देश में बैठा हुआ उसको किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बोल रहा है, किस जानवर के बारे में बोल रहा है, किस प्लांट के बारे में बोल रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट सेम नेम। वही बात, they also ensure that such a name has not been used for any other known organisms। अब मान लो कि गुपचुप को गुपचुप, तुमने पपीता के पेड़ को भी तुम पपीता बोल रहे हो, आम में जो आम फल रहा है उसको भी तुम पपीता बोल रहे हो, तो यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न होगा कि दोनों में से कौन है। तो यह भी इंश्योर करता है हमारा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो कि नोमेनक्लेचर करता है, नामकरण करता है कि एक दो स्पेसीज़ का, दो ऑर्गेनिजम्स का सेम नाम गलती से ना रखा जाए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, तो अब देखा हम लोगों ने कि नामकरण करेगा अपना ICBN ICZN, बट नामकरण तक तो ठीक था। अब इस नामकरण को करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, और ये जो है ये सबसे तुम बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे पूरे इस चैप्टर का। और कुछ पूछे या ना पूछे ये तुमको गारंटीड पूछेगा। मैं 100% तुमको बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो ये तुमको आएगा।
बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। मैंने कितनी बार ये एनसीईआरटी सेम बात को बोल रही है कि जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो एक रूल को फॉलो करेंगे नामकरण करने के लिए, और इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वो है ICBN एंड ICZN। मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको MCQ में पूछा जा सकता है। तो कोई भी बायोलॉजिकल नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल को भी छोड़ देते हैं, पहले अपना नाम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अगर मान लेते हैं हिमांशु है और मेरा टाइटल मान लेते हैं कुमार है, तो ये जो मेरा नाम हुआ हिमांशु, राइट, इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में अगर देखें तो ये मेरा फर्स्ट नेम, ये हुआ मेरा सेकेंड नेम। उसी तरह जब आप बायोलॉजी में नामकरण करते हो तो बायोलॉजी में नामकरण करने के लिए भी हम लोग कुछ रूल्स बनाए हैं, इसके बारे में हम लोग चलो बात करते हैं। तो ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जांपल मैं मैंगो का आपको बताता हूँ जेनेरिक नेम और उसका स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि साइंटिफिक नेम। तो मैंगो का नेम को हम लोग लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। अब इस मैंजीफेरा इंडिका नाम अगर मैंगो का देखें तो ये जो डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है जीनस को, और ये डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। अभी आपको जीनस या फिर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं जानता हूँ। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, टेंशन मत लो, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको एनी कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, आप नीचे कमेंट करो, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दो नाम प्रोवाइड करने वाला ये जो रूल है, जो सिस्टम चला आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको एग्जाम में कि व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं चलो। और दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया किसने, तो ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कैरोलस लिनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरोलस लिनियस। ये नाम आपको 100% MCQ में पूछा जा सकता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। इसने भी मैंगो का एग्जाम्पल लिया भाई। To understand the way of providing scientific name better, the scientific name of mango is written as Mangifera indica. देखो मैंने भी वही लिख रखा। Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while Indica is a particular species. Mangifera यहाँ पे एक जीनस के बारे में बात कर रहा है और इंडिका जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बात कर रहा है, डिनोट कर रहा है। जीनस के बारे में मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। लेट अस सी, ये हो गया। चलो अब रूल्स के बारे में बात करते हैं। ये तो 2 रूल तुमको पता चल गया कि पहले जीनस लिखेंगे फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिखेंगे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स जितने भी होते हैं ना वो लैटिन ओरिजिन रखते हैं, मतलब लैटिन एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में मेनली बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। इसलिए जब मैंजीफेरा इंडिका ये भी लैटिन में लिखा जाना चाहिए था, लैटिन से आया, तो इसके ओरिजिन को दिखाने के लिए कि भाई ये लैटिन से बन के आया है नाम, हम लोग जब भी मैंजीफेरा इंडिका लिखेंगे तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जब आप कंप्यूटर पे बैठोगे तो आप कुछ लिखोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है इस तरह का कि आप उसको टेढ़ा कर सकते हो, थोड़ा टिल्ट कर सकते हो इस एंगल से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो हुआ इटैलिक्स में कि जब भी आप लैटिन ओरिजिन से, सब तो हमारा भाई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जितने भी हम लोग ने नॉमेनक्लेचर किया ऑर्गेनिजम्स के या फिर स्पेसीज़ के, वो सब लैटिन ओरिजिन रखते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इटैलिक में लिखते हैं। पहला रूल। सेकेंड रूल, पहला रूल में ही सेकेंड बात कि जब आप मान लो कंप्यूटर पे नहीं कॉपी पे लिखोगे मैंजीफेरा इंडिका, तो जब भी आप मैंजीफेरा इंडिका लिखोगे कॉपी पे तो आपको क्या करना है कि उसको हमेशा करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन नहीं करोगे तो नंबर कटेगा एग्ज़ाम्स में, इसको हमेशा आपको अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइन करके हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये लैटिन ओरिजिन से है, लैटिन भाषा में इसको लिखा गया है। पहला रूल कंप्लीट। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम
represents the genus while the second component denotes the specific epithet। वही बात जो ऊपर भी इसने बोला कि पहला नाम जो होगा वो जीनस को डिनोट करेगा, सेकेंड नाम जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करेगा। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। वही बात जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप नाम लिखोगे इसका तो हमेशा अंडरलाइन करोगे इसके लैटिन ऑरिजिन को डिनोट करने के लिए, नहीं तो नंबर कटेगा। Fourth rule, the first word denoting the genus starts with a capital letter, while in the specific epithet start with a small letter। It can be illustrated with the example of Mangifera indica। तो अगर मैं बात करूँ इस रूल के बारे में तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नामकरण करोगे तो पहला लेटर जो होगा आपके नेम का वो कैपिटल में लिखा जाएगा और जीनस का और स्पेसिफिक एपिथेट का ये स्मॉल रहेगा। ये ध्यान रखना। इससे आपको एनसीईआरटी के पीछे एक क्वेश्चन भी होगा इस चैप्टर में जहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका का सही नाम बताने के लिए बोला गया है। तो आप वहाँ क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये अंडरलाइन है कि नहीं। अगर अंडरलाइन नहीं होगा तो वहाँ इटैलिक्स में लिखा हुआ होगा, टेढ़ा करके लिखा हुआ होगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे पहला बात तो ये। दूसरा बात कि आप यहाँ पे क्या देखोगे कि पहला लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर हमारा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, ये देखोगे। चलिए अब देखिए 4 रूल हम लोगों ने देखा। पहला रूल क्या कि हमेशा जब भी आप लिखोगे तो आप उसको इटैलिक्स में लिखोगे और हमेशा उसको या तो अंडरलाइन करोगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि जब भी आप बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर देखोगे तो पहला जो नेम है वो डिनोट करता है जीनस को और सेकेंड जो उसके बगल में लिखा होगा वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, राइट। और क्या हम लोगों ने देखा कि हमेशा अगर बाइनोमियल नेम में पहला जो वर्ड होगा लेटर होगा, फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका हम लोगों ने देखा था तो मैंने डिस्कस कर दिया है, ये कैपिटल हमेशा करोगे और इंडिका वाला जो ई आई होगा वो हमेशा स्मॉल में रखोगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ना एग्जामिनर को ना आपको, ठीक है। अब इस रूल्स के बारे में बाद में अगर हम लोग बात करें तो क्या बोलता है एनसीईआरटी कि द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जो ऑथर का नाम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका के बाद हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं लिन। क्यों? क्योंकि इसको ढूंढा था कैरलस लिनियस ने ही, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन वही लिखा है एनसीईआरटी, मैंजीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये बताता है कि लिनियस ने सबसे पहले से स्पीशीज को हम लोग को डिस्क्राइब किया था, बताया था इसके बारे में। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी वाइज ग्रुप कर देते हैं। जिस तरह आप 10th क्लास को, 7th क्लास को, 8th क्लास को सबको अलग अलग ग्रुप करते हो, उसी तरह हम लोग हर एक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप करेंगे, क्लासीफाई करेंगे उसके ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि अगर ये ऊपर से हरा दिखता है पौधा और ये ऊपर से लाल दिखता है पौधा तो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, मतलब जो ऊपर से दिख जाए लोगों को उसके बेसिस पे। ईजिली ऑब्जर्वेबल जो आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल वी यूजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कॉट्स और इंसेक्ट। अगर आप कुत्ते को देखोगे तो अब ये तो नहीं बोलोगे कि भाई वो बिल्ली है, बिल्ली को देख के कुत्ता बोलोगे तो तुमको अपना थोड़ा दिमाग चेक कराना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिजम्स इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स। जब आप डॉग मैं आपको बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक फ़ोटो बन जाता होगा डॉग का, कुत्ते का एक फ़ोटो बन जाता होगा। मैं आपको सेव बोलूँ, एप्पल बोलूँ तो आपके दिमाग में सेव तुरंत आ जाता होगा, उसका फ़ोटो बन जाता होगा, ठीक है। अब डॉग का नाम लूँगा तो डॉग का ही फोटो बनेगा दिमाग में, बिल्ली का तो बनेगा नहीं। वही एनसीईआरटी बोल रहा है, मैंने बोला ना ये कथा कहानी है पूरा। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्स्टेटियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलरली। सपोजिंग वेयर टू से मैमल्स यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हम लोग आते हैं। और मैमल्स अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं ह्यूमन बींग बोलूँ, मानव बोलूँ, तो आपके दिमाग में किसी न किसी
इंसान का ही फोटो आएगा कि उसको 2 कान होंगे, 2 आँख होंगे, एक नाक होगा, एक मुंह होगा, सर पे बाल होंगे, 2 हाथ 2 पैर, ऐसा ही फोटो बनेगा ना, और तो कुछ बनेगा नहीं। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ यू ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर मैं गेहूं की बात करूं तो तुमको धान तो दिखेगा नहीं भाई। द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ वीट प्लांट्स, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। हेंस ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस प्लांट, एनिमल्स etc आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। ये सब एक कैटेगरी हो गए जिसको हम लोग ऊपर से दिखने वाले चीज़ों के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट आप कमेंट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। तो ये जो कैटेगरीज है जो है, इस कैटेगरी में जो कैटेगराइजेशन हम लोग करेंगे तो हर एक कैटेगरी को क्या बोलेंगे? टैक्सा। व्हाट इज टैक्सा? द साइंटिफिक टर्म्स यूज्ड फॉर कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा। ये भी आपको पूछा जा सकता है। द साइंटिफिक, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर कैटेगरीज इज टैक्सा। तो यहाँ पे कैट भी टैक्सा, मैमल भी टैक्सा हो गया, वीट भी टैक्सा हो गया एक तरह का, राइस भी एक तरह का टैक्सा हो गया, प्लांट भी एक तरह का टैक्सा हो गया, एनिमल भी एक तरह का टैक्सा हो गया। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plants also form a taxa, wheat is also taxa। वही बात भाई जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इतने देर से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa। अब बिल्ली का मैं बात करूँ तो भारत में अलग बिल्ली देखने को तुमको मिलेगा, बाहर तुम चले जाओगे तो अमेरिका में तुमको अलग तरह का बिल्ली देखने को मिलेगा, लेकिन सब है तो भाई कैट ही, सब तो बिल्ली ही है। तो एक टैक्सा में बहुत सारे तुम स्पीशीज़ को रख सकते हो। बिल्ली है तो भारतीय बिल्ली भी उसी में भी आएगी, अमेरिकन बिल्ली भी उसी में ही आएगी। तो इस टैक्सा के हिसाब से स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये भी डिफिनेशन आपको आ सकता है। क्या आप बोलोगे अगर तुमको पूछे व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। या फिर तुम ऐसे लिखो, टैक्सोनॉमी इज अ प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। यही कि अंदर से, मतलब बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से क्या क्या फॉर्मेशन होगा, उसका सेल कैसा होगा, स्ट्रक्चर डेवलप कैसे करेगा, पेड़ कैसे बढ़ेगा, ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप करता है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कौन कौन से आ गए भाई? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन में क्या, तुम उसको कैटेगरी में बांटोगे। आइडेंटिफिकेशन में क्या कि तुम पहले देखोगे भाई ये है क्या, ये कहाँ से आया, ये कैसा दिखता है, आइडेंटिफाई करोगे। फिर उसको क्लासीफाई करोगे एक पार्टिकुलर टैक्सा में, फिर उसका नामकरण करोगे तुम उसके हिसाब से, जैसा मैंने पहले बताया। टैक्सोनॉमी कुछ नया चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है ना शुरू से इसमें फेमस हैं। अब आपके क्लास में आपने किसी बच्चे का नाम चोमू रख दिया होगा, किसी बच्चे का नाम आपने मजाक में रख देते हैं यार, किसी का भी कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। ये बात तो वही बोलता है कि हम लोग तो इसमें भाई महारत हासिल है हम लोग को नामकरण करने में, ये कुछ नया नहीं है। पहले के लोग भी अर्ली डेज में भी अपने हिसाब से नाम को रखा करते थे, फूड्स का, क्लॉथ का अपने हिसाब से रख देते थे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। हम लोग इतने मतलब बदमाश हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको क्लास का ही एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि हम लोग आज से मतलब इसमें नहीं है सबका नामकरण कर रहे हैं, बचपन से ही हम लोग शुरू कर देते हैं, इसका नाम चोमू रख देगा, इसका नाम लालू रख देगा, कुछ भी रख सकता है, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा। और अब दोनों के बीच में रिलेशन भी निकालोगे कि भाई मान लो एक का नाम है तुम्हारा, पहले बंदे का नाम तुमने चोमू रख दिया, दूसरे का नाम तुमने सोमू रख दिया, तब तुम देखोगे यार चोमू सोमू में कुछ तो हमको लग रहा है कि सेम है। रिलेशनशिप निकालते हो ना, वही यहाँ भी वही करना है, कुछ नया नहीं है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू सिस्टेमेटिक्स। अब ये जो हुआ ना, जो टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्व है आपका, ठीक है, एक तो टैक्सोनॉमी हो गया, दूसरा आया सिस्टेमेटिक्स। तो हम लोग जो रिलेशनशिप ढूंढते हैं ना,
वो सिस्टेमेटिक्स के बेसिस पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं सिस्टेमा नेचुरा। अब देखो सिस्टेमेटिक्स की जब बात आए और कैरलस लीनियस का फेमस किताब सिस्टेमा नेचुरा का बात ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं सिस्टेमेटिक्स का तुम लोग को डिफिनेशन बता देता हूँ। सिस्टेमेटिक्स इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो टैक्सोनॉमी में तुम लोग क्या कर रहे थे कि बिल्ली अगर इंडियन है तो या फिर अमेरिकन है बिल्ली में रख रहे थे तो टैक्सा में डाल रहे थे किसी भी स्पेसीज को, तो वो टैक्सोनॉमी। दूसरा आया सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स में तुम क्या कर रहे हो कि चोमू सोमू दो तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों इंसान ही है ना, हाँ इंसान ही है भाई, दोनों के पास दो ही कान है, हाँ दो ही कान है। तो तुमने सिस्टेमेटिक्स वे में दोनों रिलेशनशिप निकाला कि यार हाँ इसके पे भी दो कान है, इस पे भी दो कान है, तो इसको सेम हम लोग ये में टैक्सा में डाल देते हैं। तो उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे कि इसके दादा के भी दो कान होंगे, उसके परदादा के भी दो कान होंगे, उसके छरदादा के भी दो कान होंगे, उस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर जब तुम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करोगे उस प्रोसेस को तुम बोलते हो सिस्टेमैटिक्स। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप नीचे कमेंट में बता देना कि इस तरह से ठीक है मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ अंडरलाइन करके, ज़्यादा बेटर है कि आप लोग को ऐसा चाहिए कि मैं हर चीज़ को लिख लिख के आपको बताऊँ, क्योंकि लिख लिख के बताने में आपका भी टाइम ख़राब होगा और मेरा तो होगा ही, और दिक्कत इससे आप लोगों को ही है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। लिखने में जो टाइम होगा उतना देर में आप बुक्स में अंडरलाइन करते जाओगे, क्योंकि ये आपका ही बुक है, आपके पास ये बुक हाथ में होगा, आप अंडरलाइन करते जाओगे और फाइनली जो मैं आपको नोट्स दूंगा आप उससे पढ़ के मस्त एग्ज़ाम में पास कर जाओगे, अच्छे से टॉप वॉप कर लोगे, चिल करोगे। ठीक है, ये बताना कि क्या सही रहेगा नीचे में कमेंट में बता देना। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट वाला स्लाइड भाग गया था, कोई बात नहीं, हम लोग सीधा बुक पे ही आ गए। तो हम लोग को यही बोल रहा है सिस्टेमैटिक्स क्या है, मैंने आपको समझा दिया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या रिलेशन है उसका उसके दादा छरदादा परदादा से, उसकी बेसिस पे जब तुम क्लासिफिकेशन करोगे उसको बोलोगे सिस्टेमैटिक्स। द वर्ड सिस्टेमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, ये भी लैटिन ओरिजिन रखता है, जिस सिस्टेमैटिक्स कहाँ से आया, सिस्टेमा वर्ड से आया, विच मीन्स सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनियस जो है कैरलस लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन। उन्होंने एक बुक प्रिंट किया, उस बुक का टाइटल क्या रखा, सिस्टेमा नेचुरा, ये उन्होंने अपने बुक का टाइटल का नाम रखा। ठीक है, ऑफ इस पब्लिकेशन द स्कोप ऑफ सिस्टेमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टेमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। वही बात कि इवोल्यूशन दादा परदादा से क्या रिलेशन है उसका डील करता है सिस्टेमैटिक्स। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, टेंशन वेंशन मतलब तुम लोग, सब हो जाएगा धीरे धीरे, और ये चैप्टर तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, फिर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर के बारे में बात करना है। इसमें कुछ रटना नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके बारे में समरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन भी हम लोग करके चैप्टर को कर देंगे फिनिश। तो अभी तक जो जो पढ़ा मैं थोड़ा उसको एक बार समरी दे देता हूँ आपको। आज हम लोगों ने पढ़ा हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें मैंने आपको बोला बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका डिफिनेशन तुम लोग को याद होना चाहिए, और कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, तो 1.7 to 1.8 मिलियन है। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई क्लासिफिकेशन करते हैं, नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर के रूल्स मैंने बताया आपको, और नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो कैरलस लीनियस ने दिया था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया थर्ड थिंग कि क्या क्या रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, तो रूल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने बात किया टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी मतलब कैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को उसके पार्टिकुलर टैक्सा कैटेगरी में डालते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया सिस्टेमैटिक्स के बारे में कि कैसे उसके इवोल्यूशन रिलेशनशिप से उसके दादा परदादा से क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पर उसको क्लासीफाई करते हैं। एंड एट लास्ट हम लोगों ने बात किया कैरलस लीनियस की एक किताब के बारे में जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। ये भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, NCERT का है, तो NCERT को कभी भी तुमको ना हल्के में नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और ख़ासकर जो मैंने तुम्हें बोला कि इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ लेना, बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, बाकी मैक्सिमम चीज़ तुमको नोट्स में मिल जाएंगी। नोट्स मैं वही अपलोड करूँगा जो तुम्हारे बुक में भी है, जो डिलीट होगा उसको तो हटा ही दो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।